देखो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने, लास्ट टॉपिक क्या था? आई थिंक टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, है ना? मैंने कहा था इंपॉर्टेंट टाइटल है। तो वहाँ पे हम लोग क्या फाइंड करते थे? आर फाइंड करते थे पहले, और आर से हमें पता चल जाता था कि कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आने वाली है, ठीक है ना? और आर फाइंड करने का मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, बताओ क्या था? हाँ, कब लगेगा लेकिन? जब एक्स की पावर अल्फा प्लस माइनस वन अपॉन एक्स की पावर बीटा जैसी फोटो हो ना, उसकी पावर एन हो, है ना? ऐसा हो। और इसके एक्सपांशन में आपसे कोई एक्स की पावर एम का कोफिशिएंट पूछता है, ठीक है? तो आप क्या करोगे? पहले आर निकालोगे। आर निकालने का फॉर्मूला था एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा, और इस पर हमने क्वेश्चन भी किए और इस पर क्वेश्चन आए भी हैं, ठीक है ना? मेंस का तो बहुत फेवरेट टॉपिक है, ठीक है? फिर हमने एक वैरायटी वो भी पढ़ी थी क्वेश्चन की कि दो ब्रैकेट हैं, उन दोनों ब्रैकेट के एक्सपांशन में, दो ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना? उनके एक्सपांशन में वो एक्स की कोई भी पावर पूछ सकता है, तो हम क्या करते थे वहाँ पे? दोनों पहले तो या तो एक्सपांड हो रहे होंगे तो पहले एक्सपांड कर लेते थे। हाँ, एक्सपांशन हो रहा होगा तो एक्सपांशन कर लेंगे, फिर और अगर एक्सपांशन नहीं हो रहा हाँ तो वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई कर करके हम देख रहे थे कि कहाँ पर एक्स की पावर बन रही है। ठीक है, मास हटा लो। तो मैं ये कह रहा था उसमें उसमें हम फिर क्या करते थे पता है? मल्टीप्लाई किन किन चीज़ों का करते थे जिसकी हमें ज़रूरत है, सबका नहीं करते थे। सिर्फ उस टर्म को उस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें एक्स की पावर जो हमें रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में वो मिले, ऐसा हमने लास्ट क्लास में सीखा था। अब देखो उसी क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 4, find the coefficient of x to the power 4 in the expansion of 1 plus x to the power 4 into 1 plus x square to the power 5, ठीक है? अब देखो इधर, इस तरह के क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ वहाँ पे क्या करते थे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ना ऑलरेडी, दो ब्रैकेट दिए आपको, दोनों में पावर 4, यहाँ पे पावर 5 है, तो एक्सपांशन इनका पॉसिबल है, बाइनोमियल एक्सपांशन। अगर यहाँ पे पावर 4 होता ही नहीं तो इसको ब्रैकेट को क्या एक्सपांड करते, ऐसे ही रहता वो, बट यहाँ एक्सपांशन हो रहा है। फिर हमें क्या चाहिए? इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमें एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट ढूंढना है, ऐसा है। तो हम क्या करते थे वहाँ पे, इन दोनों को अपनी अपनी जगह पे एक्सपांड कर देते थे, दोनों ब्रैकेट को, फिर दोनों ब्रैकेट में उन टर्म्स को मल्टीप्लाई करते थे जिसमें एक्स की पावर 4 हमें मिले। ये लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं ये वाली वैरायटी। अब देखो इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा मेथड है जो ज़्यादा मतलब लोग फॉलो करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है। तू खुद ही कल एक्सेप्ट कर रहा था कि इससे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं किसको किससे मल्टीप्लाई करूँ। बोर्ड पे तो फिर भी क्या होता है ना, पिक्चर जब बड़ी होती है तो जूम करके देखते हो तो समझ में जल्दी आ जाती है, लेकिन कॉपी में वही सब चीज़ें हौच पौच हम लिखते हैं तो थोड़ा सा डर सा रहता है कि हम कुछ गलत ना कर दें, ठीक है? तो इसकी सेकेंड मेथड है मेरे पास, वो सेकेंड मेथड से हम लोग आज जाने वाले हैं, ठीक है ना? बहुत ज़बरदस्त मेथड है वो, मोस्टली बुक्स में वही मिलेगी, ठीक है? उस पर क्वेश्चन आया हुआ है। मैं एक एडवांस का 2014 का ऐसा ही क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? तो इसकी हमें सेकेंड मेथड से हम जाने वाले हैं। उससे करेंगे तो भी आंसर आएगा, इससे करेंगे तो भी आंसर आएगा और सेम आंसर आएगा, ठीक है? देखो इसमें आपको दिख रहा है कि दो ब्रैकेट हैं, दोनों एक्सपांशन करने लायक है, ठीक है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, दोनों की अपनी अपनी जगह पर जनरल टर्म लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? दोनों की जनरल टर्म, ठीक है ना? तो इसके लिए मैं R1 लेट कर लेता हूँ और इसके लिए मैं R2 लेट कर लेता हूँ। दोनों के लिए R तो लेट करेंगे नहीं, हम R1 R2 लेट कर लेते हैं। तो इसकी जब जनरल टर्म लिखोगे, किसकी? 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 की, तो इसकी जनरल टर्म क्या आ जाएगी? 4CR1। जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे मेरे को लिखा दो एक बार, बोलो TR प्लस 1 बराबर कितना? वेरी गुड, NCR, एक्स की पावर n माइनस आर और a टू द पावर r। अब ये अंडरस्टूड होने वाली चीज़ें हैं सब अपने आप की, x कौन है और a कौन है, क्योंकि हमने जनरलाइज चीज़ें जो पढ़ी थी बाइनोमियल में x प्लस a की पावर n में, तो ये आपको अंडरस्टूड है कि ये x और ये है a है, ये x और ये a है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो इसकी जनरल टर्म हम लिख रहे हैं, इसकी जनरल टर्म 4CR1, बोलो 1 की पावर कितना? इन दोनों का डिफरेंस, तो वो 1 ही हो जाएगा, 1 की कोई भी पावर 1 हो जाता है। बताओ फिर x की पावर कितना? R1, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसकी जनरल टर्म लिखेंगे हम लोग, इसकी जनरल टर्म क्या हो जाएगी बोलो? 5CR2, 1 की पावर दोनों का डिफरेंस वो 1 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर की पावर कितना? R2, सॉरी, एक्स स्क्वायर की पावर कितना?
2। और इन दोनों की जो जनरल टर्म के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। तो ये ओवरऑल इसकी जनरल टर्म हो गई, किसकी, दोनों ब्रैकेट की ओवरऑल जनरल टर्म। नहीं आया समझ में? यस आया क्या? तो यहाँ पे मैं GT लिख दूँ जनरल टर्म, किसके लिए, पूरे ब्रैकेट के लिए, दोनों एक साथ। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दो, GT इज इक्वल टू कितना जाएगा, देखो 4CR1 इंटू 5CR2 को पास पास लिख दो, दोनों क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। और x की पावर को साथ साथ लिख दो। देखो यहाँ पे दोनों में x बेस में सेम है, तो यहाँ पे R1 और यहाँ पे कितना लिखा है ये 2R2, बेस सेम, पावर ऐड कर दो तो R1 प्लस कितना 2R2, इसमें कोई दिक्कत। अब देखो हम पूरा काम इस पे करेंगे, किस पे करेंगे, इस पर हम पूरा काम करने वाले हैं, आया समझ में? अब देखो इस पे कैसे हम काम करेंगे, आपको क्या चाहिए, x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए, तो आपको यहाँ पे पावर में कितना चाहिए, 4 चाहिए। तो आपके पास इक्वेशन बनेगी यहाँ पे एक R1 प्लस 2R2 इज इक्वल टू 4, बनेगी कि नहीं बनेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, मन से कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये जो इक्वेशन है ना, हमें इस इक्वेशन पे काम करना है। कैसे काम करना है, अब हम पेयर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पेयर या कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, कि ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे R1 R2 के, जो मैं यहाँ रखूंगा तो मुझे 4 मिलेगा। इतना तो सोच ही सकते हैं हम लोग यार, लीनियर इक्वेशन हम पढ़े हैं छोटी क्लासेस में, ठीक है ना। तो देखो हम R1 R2 के पेयर बनाएंगे, देखो R1 की एक इधर बना दी टेबल, R2 की इधर बना दी, और आपको R1 प्लस R2 कितना चाहिए, R1 प्लस 2R1, हाँ सॉरी 2R2, R1 प्लस 2R2 कितना चाहिए, 4 चाहिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, ठीक है। चाहो तो ये वाला कॉलम हटा ही दो क्योंकि ये ऊपर लिखी हुई है इक्वेशन। अब आपको R1 R2 के कॉम्बिनेशन सोचना है। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि जो R और R1 और R2 है ना, ये NCR के फॉर्म में ये R है यहाँ पे, तो ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, इंटीजर, मतलब बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या होल नंबर बोल सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, नेगेटिव कुछ नहीं होगा, तो नेगेटिव नहीं सोचना है आपको यहाँ पे, ये क्लियर है। दूसरी बात, ये फ्रैक्शनल भी नहीं होगा, P/Q के फॉर्म में, रेशनल कुछ नहीं सोचना है आपको, डेसिमल में भी नहीं सोचना है, सिर्फ इंटीजर सोचना है, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर सोचना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आता है कि मैं यहाँ पे 0 और 0 सोच के देखता हूँ। सर पहले ऐसा कर लें कि जो R1 की क्या क्या वैल्यू हो सकती है और R2 की क्या क्या हो सकती है। नहीं, वो अपने आप अंडरस्टूड हो जाएंगी पैरेलली, दोनों में पैरेलली लेके चल रहा हूँ, इतना कंफ्यूज मत हो। आपके पास जो सबसे पहला नंबर आता है वो 0 आता है, अगर आपने दोनों यहाँ पे 0 अज्यूम कर लिए तो यहाँ रखोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, 0 प्लस 0 इक्वल टू 4 होता ही नहीं है, तो फिर 0 0 का कैंसल, 0 1 रख के देखो, क्या 0 1 इसमें सेटिस्फाई करेगा, नहीं। उल्टा भी सोच लो, 0 1 और 1 0, उल्टा सोच लो ना, दोनों में नहीं कर रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो आपके माइंड में पहला आदमी क्या दिख रहा है, 0 और 2, वेरी गुड, यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना 2, देखो R1 रखा आपने 0, R2 रखा 2, तो 2 2 जा 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा, फिजिबल भी है, आ रहा है क्या समझ में। अब अगला आई थिंक 4 0 हो सकता है, 4 0, सोचो ये 4 और ये 0, तब भी आपको 4 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा इसको 2 इसको 1 भी ले सकते हैं क्या हम, इसको 2 इसको 1 ले लो, ले लिया क्या, अरे 2 और 1 लेगो तो 2 प्लस 2 4 हो जाएगा ना। क्या और कोई कॉम्बिनेशन जो आपके दिमाग में आ रहा है, सोचो 3 रख के देखते हैं इसमें, तो 3 और इसको 0 रखा, तो 3 प्लस 0 4, पॉसिबल नहीं है। उल्टा सोच लो, ये 0 और ये 3 रखोगे तो ये 6 हो जाएगा, फिर तो 3 में जाके गाड़ी अटक गई। तो बस इतने ही पेयर बन रहे हैं हमारे पास R1 R2 के, सोच लो आराम से, और कुछ नहीं है ना, ठीक है। चलो तो R1 R2 के पेयर बन गए। अब आपको क्या चाहिए था, कोफिशिएंट चाहिए था, तो देखो कोफिशिएंट क्या क्या मिलेगा। आप यहाँ पे जो आपका पहला पेयर है R1 R2 का 0,2, उसको यहाँ रखोगे, इसके अंदर बस रखा, तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट मिलेगा, ये मिलेगा ना। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 हो जाएगा। जब आप R1 रख रहे हो 0, R2 रख रहे हो 2 यहाँ पे, तो कितना जाएगा 4C0 इंटू कितना 5C2, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का आएगा ना, क्योंकि देखो सब में प्लस 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 की चीज़ें एक्सपांड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो बीच में प्लस ही आना है सब में, ठीक है। अब अगला पेयर रखो 4,0 का, तो ये रखो 4, तो 4C4 5C0, सही है क्या, 4C4 5C0 प्लस अगला रखो 2,1, यहाँ पे रखो 4C2 5C1, 4C2 इंटू 5C1, कोई दिक्कत इसमें समझने में, कैलकुलेशन है, अब कर लो इसको। देखो 4C0 कितना 1, NC0 1 होता है, याद आया, NC0 1, NCN 1 और NC1 N, मैंने बोला था याद कर लेना, काम आएगा बाद में। 5C2 कितना 10, तो 1 इंटू 10 हो गया है, ठीक है, प्लस 4C4 1, 5C0 1, बताओ 4C2 कितना 4 इंटू 3 अपन 2 इंटू 1, याद आया, 4 को 2 बार खोलो और नीचे 2 फैक्टोरियल खोलो, तो 4 इंटू
3/2 इंटू 1 कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। 6 आ रहा है ना 6। ये इतना तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा माइंड में। बताओ 5C1 कितना? 5 इंटू में 5 ऐड कर लो सबको, ये हो जाएगा 10 + 1 + 30, तो आंसर कितना आ जाएगा? 41। तो आपका x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसमें? 41 है कि नहीं? शानदार मेथड। यस ठीक है, क्योंकि इसको कन्फ्यूजन था कि सर 3 ब्रैकेट दे दिए तो क्या करेंगे। आया है हमें 3 से ज़्यादा भी दे सकता है, तो बहुत हौच पौच हो जाएंगी चीज़ें। आपको ब्रैकेट खोलना है, और कई बार क्या होगा, कुछ ब्रैकेट में पूरा आप खोल ही नहीं पाओगे, कुछ टर्म्स को आपको डैश 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 करना पड़ेगा, फिर आपके माइंड में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो इससे अच्छा आप ये नीट एंड क्लीन काम है, कॉपी करो इसको, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलें अगले क्वेश्चन पे बात करें। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। वो कह रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 7 इन द एक्सपांशन ऑफ 1 - x - x² + x³ की पावर 6। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ब्रैकेट वियर्ड सा दिया है इन्होंने, इसको हम ठीक करेंगे। क्या करेंगे? इसको हम ठीक करेंगे। हो रहा है ये ठीक, दिखेगा आपको अभी। देखो मैं इसमें क्या करूँगा, 1 - x को अपनी जगह लिखा है, वहाँ से मैंने x² माइनस का कॉमन ले लिया इन दोनों में से। किस में से? इन दोनों में से। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा बोलो? यहाँ प्लस का 1 बचेगा और माइनस का x बचेगा। सही है क्या? चेक कर लो, मल्टीप्लाई करके देखो, पावर में कितना है? 6। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का x² प्लस का x³ हो जाएगा। सही है ना। अब देखो इस पूरे में से यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा दो, इस पे, इस पूरे में से अगेन 1 - x कॉमन आ रहा है। आ रहा है क्या? तो अंदर क्या बचेगा? 1 - x²। सही है, बोलो सही है कि नहीं है? सही है ना। पूरे में से 1 - x कॉमन लिया, यहाँ बचा 1 और यहाँ माइनस का x²। ठीक है, पावर दोनों पे अलग अलग बांट दो, तो जगह 1 - x की पावर 6 इंटू 1 - x² की पावर कितना? 6। आया समझ में? तो ये जो लिखा था इसको हमने ठीक किया थोड़ा सा। अब आपको क्या चाहिए? x टू दी पावर 7 का कोफिशिएंट चाहिए। तो वही जो पिछले क्वेश्चन में हमने मेथड सीखा था, उसी मेथड से हम जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट लग रहा है इसमें? नहीं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको, इसका जनरल टर्म R1 लेट कर लो और इसका क्या लेट कर लो? R2। ठीक है ना। इसको फैक्टराइज कर दे तो उसका पावर बढ़ जाएगी। इसको फैक्टराइज कर दें क्या? कर सकते हैं, 1 - x एक ही बात है, कर सकते हैं। ठीक है ना, कर देते हैं। चलो ये कह रहा है कि इसको 1 - x और 1 + x लिख दो और पावर 6 दोनों में अलग अलग बांट दो, तो जगह 1 - x की पावर पावर 12 हो जाएगा इधर। ठीक है ना, तो पावर 6 में ही काम करो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, पावर 6 में ही काम करो ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, जनरल टर्म में वैसे ही सब कवर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो तो इसकी जनरल टर्म, पूरे की जनरल टर्म लिख दिए हम लोग। ठीक है, बोलो इसके लिए क्या लिखेंगे? 6CR1 1 की पावर, इन दोनों का डिफरेंस, पूरा बोला करो, पूरा बोला करो, आराम से चलो। 1 की पावर इन दोनों का डिफरेंस, तो वो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 की कोई भी पावर हो 1। और -x की पावर कितना? R1। आया समझ में? ठीक है, इनटू इसका कितना हो जाएगा? 6CR2 1 की पावर, दोनों का डिफरेंस जो कि 1 हो जाएगा, और -x² की पावर कितना? R2। अब यहाँ पे आप कलाकारी मत करना, -x² को माइनस का स्क्वायर प्लस मत कर देना। ये -x का होल स्क्वायर नहीं, ये -x का स्क्वायर है। ये आया समझ में? तो ये माइनस रहेगा। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, तो इस माइनस का क्या खेल है वो देखना आप। यहाँ पे 6CR1 और 6CR2 को मैंने अलग कर दिया, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने यहाँ पे -1 की पावर R1 + R2 लिख दिया। ये क्या कर दिया? यहाँ से मैंने -1 की पावर R1 अलग कर दिया, और यहाँ से भी मैंने -1 की पावर R2 अलग कर दिया। बेस सेम था तो पावर ऐड कर दी। यहाँ कौन बचा अकेला? x की पावर कितना? R1, और यहाँ x की पावर कितना? 2R2, तो जाएगा R1 + 2R2। आया क्या? अब देखो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली जब आप कोफिशिएंट लिखोगे, कोफिशिएंट का जब सम करने जाओगे एट द एंड R1 R2 के पेयर बनाने के बाद, तो इसकी वजह से ऑटोमेटिकली पावर कभी इवन कभी ओड आएगी, तो प्लस माइनस अपने आप लग जाएंगे, सेट हो जाएंगे प्लस माइनस। ठीक है, वरना कई बार कन्फ्यूजन होता है बाइनोमियल में। यहाँ पे 1 - x का अलग पढ़ते हैं बच्चे, कुछ टीचर अलग तरीके से पढ़ाते हैं। हम लोगों ने x + a की पावर n से के एक्सपांशन से ही सब कर रहे हैं अभी तक, कोई नई थ्योरम नहीं पढ़ी अपने, एक ही थ्योरम को हम यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करने के मायने बदलते जा रहे हैं बस। आया समझ में? अब हम क्या करेंगे, इसमें R1 R2 की टेबल बनाएंगे। ठीक है ना। अब बताओ R1 R2 के नाम पे हमारे पास इक्वेशन क्या बनी? R1 + 2R2 बराबर कितना? बोलो। x की पावर कितना चाहिए आपको? 7 चाहिए, तो ये जाएगा 7। अब आपको पेयर सोचना है। देखो यहाँ पे मैंने R1 लिखा, यहाँ पे मैंने R2 लिखा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें, मतलब मज़ा आएगा आपको। ये तो बच्चों का खेल हो रहा है। अच्छा, इसमें क्या करेंगे? सोचना है बैठ के आराम से, कुछ नहीं है। सपोज 0 0 रखोगे तो नहीं करेगा सेटिस्फाई। अब थोड़ा स्पीड से काम करेंगे। ठीक है, 1 1 रखो, नहीं कर रहा है। ठीक है,
और 1 2 पे कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। 1 2 और 2 1 पे भी नहीं कर रहा है, ठीक है ना। 2 2 रखते हैं, 2 2 रखते हैं, धीरे धीरे चलो। 2 2 रखोगे तो 4 + 2 6 तक पहुंचने, 7 तक गाड़ी नहीं जा रही है हमारी। तो 2 3 रख के देखिए क्या, 2 3 रखोगे, एक सेकेंड, 2 3 तो 6 + 2 8 हो गया, ज़्यादा हो गया है तो 3 2 रख के देखें, ये 3 और ये कितना, 2 2 = 4, 7 आ रहा है क्या? हाँ, तो ये कितना 3 और ये कितना 2, बैठ रहा है मामला। देख लो वापस, R1 को रखा 3, R2 को रखा 2, तो 4 + 3 7 हो गया, ठीक है। आई थिंक इसके अलावा और क्या मामला, देखो R1 को आप 7 रख सकते हैं क्या? इसको 7 रख दो और इसको 0 रख दो, हो रहा है क्या? अब देखना ध्यान से यहाँ पे, ये मना ना कर दे, ये देखना, ये भी देखना यहाँ पे R1 R2 जो है, R1 जो है 6 के बराबर, 6 से बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं होगा वो। है ना। तो 7 को 0 तो हट ही गया है मामला अपना, आ रहा है समझ में। तो फिर और कौन सा तरीका लग रहा है? 1 3 लग रहा है क्या? ओके चलो 1 3 1 3, तो 3 2 = 6 + 1 7 आ रहा है, बहुत बढ़िया। R1 R2 1 3 पॉसिबल भी है, ठीक है। और कोई सोच लो आराम से। 1 3 3 1 4 0 7 0, नहीं अब कुछ नहीं आएगा, आई थिंक इतना ही आएगा, सही है क्या? देख लो और भी, क्योंकि फिर आगे सॉल्व करेंगे तो फिर पता चला आंसर गलत आया। माइनस में आप रख नहीं सकते, ठीक है। 5 1 आएगा। हाँ 5 1, बहुत बढ़िया। R1 को रख दो कितना, 5, इसको कितना रख दो, 1, सही है क्या? 5 1 = 5 और 2 1 = 2, 5 + 2 7, बहुत बढ़िया। और 5 और 1 इसमें जम भी रहा है, ठीक है। 1 5 1 5 जम रहा है क्या? 1 5 1 5, वो ज़्यादा हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक बस इतना ही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है, अब नहीं होगा कुछ भी, है ना, सोच लेना आराम से। तो पेयर बनने के साथ साथ अब हम लिखेंगे कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट ऑफ कितना, x⁻7, देखो कितना जाएगा। R1 R2 को रखो 3 2, तो यहाँ पे रखो 3 2, ये यहाँ से यहाँ तक रखोगे अब आप, कहाँ तक, पूरे तक। पता चला इसको छोड़ दिया हमने, तो ऐसा नहीं है, पूरा एक साथ। तो जाएगा 6C3 6C2 6C3 6C2, और -1 की पावर कितना, 3 + 2, सही है क्या? -1 की पावर 5 हो जाएगा, सही है। प्लस का साइन लगाया, अब रखो 1 3, 1 और 3 रखो यहाँ पे, तो 6C1 6C3 6C1 6C3, -1 की पावर कितना, 4, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। R1 + R2 कर रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा यहाँ आपने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, R1 + R2 नहीं, सही है, ठीक है ना। 2 R2 CBC में आएगा, ठीक है, ओके, मुझे थोड़ा डाउट जा रहा था। प्लस अब देखो 5 1 रखो, तो 6C5 6C1 6C5 6C1, -1 की पावर कितना, 6, सही है क्या? प्लस माइनस अपने आप एडजस्ट करें। बताओ 6C3 कितना, पहले तो बताओ, -1 की पावर 5 कितना, माइनस की पावर ऑड, तो माइनस। 6C3 बोलो, 6 × 5 × 4 अपॉन 3 × 2 × 1, ये 6 से 6 गया, 20 बचा, इंटू 6C2 जाएगा 6 × 5 अपॉन 2 × 1, ये कितना जाएगा, 15 आ जाएगा, तो 20 × 15, सही है। प्लस का साइन लगाया, है ना, ये -1 की पावर 4 प्लस ही हो जाएगा। 6C1 6 और 6C3 कितना है, अभी हमने सॉल्व किया, 20 आया था। प्लस 6C5 1 या 6 6 होगा, 6C5 6C1 हो जाएगा, और 6C1 भी कितना है, इंटू में 6, -1 की पावर 6 कितना, प्लस ही हो जाएगा, ठीक है ना। तब देखो फाइनली कितना आ रहा है, ये तो माइनस का कितना आ रहा है, 300 प्लस 120 प्लस कितना है इधर, 36। फाइनली देखो माइनस का 300 प्लस ये कितना हो रहा है, 156 हो रहा है। माइनस कर दे क्या, आंसर माइनस में आ रहा है, ठीक है ना। 10 - 6 कितना, 4, 9 - 5 4, और 2 - 1 1, आया समझ में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है, कॉपी करो। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। जो क्वेश्चन अभी हमने किए दोनों, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन, जेईई एडवांस 2014 में आया था। क्वेश्चन पढ़ें एक बार। कोएफिशिएंट ऑफ x⁻11 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, है ना। यहाँ पे आप 3 ब्रैकेट दे दिए और तीनों ही एक्सपांशन करने लायक ब्रैकेट है, दिख रहे हैं आपको। तो अब आप बिल्कुल होच पोच हो जाओगे, जैसे मैं आपसे बात कर रहा था ये मेथड सिखाने से पहले, जो हम कल सीख रहे थे। अगर छोटे छोटे ब्रैकेट हो तो अभी आपकी ऊपर आपकी स्मार्टनेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें अगर एक आध केस भी अगर आप नहीं सोच पाए, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में नहीं सोच पा रहे थे, 3 लोगों का माइंड काम कर रहा था तो उसने तीसरा वाला केस सोचवा लिया हमसे, लेकिन अकेला आदमी अगर काम कर रहा है तो थोड़ा हो सकता है। अब ये स्मार्टनेस आपकी होनी चाहिए कि चलो 3 ब्रैकेट है तो मैं इसी से जाऊँ R1 R2 वाली मेथड से,
लेकिन अगर सिंपल सिंपल 2 ब्रैकेट है, ज़्यादा बड़े नहीं है, पावर भी बहुत छोटी छोटी है, 4 5 6 तक, तो फिर तो मैं एक्सपांड करके मल्टीप्लाई कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। आया समझ में? डिपेंड करता है आप पर अब, ठीक है ना। मैंने दोनों मेथड आपको सिखा दी। अब देखो इसमें हम लिखेंगे तीनों की जनरल टर्म, तीनों की क्या लिखेंगे हम? जनरल टर्म। तो मैं लिख दूँ जनरल टर्म। देखो जनरल टर्म क्या हो जाएगी बताओ। इसके लिए हम R1 लेट करते हैं, इसके लिए हम R2 लेट करेंगे, उसके लिए हम R3 लेट करेंगे, ठीक है ना। देखो इसके लिए हमने R1 लेट किया, इसके लिए R2 और इसके लिए R3, ठीक है। देख लो पहले, बाद में लिख लेना। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए जनरल टर्म लिखवाओ, बोलो 4C/R1, बोलो। हाँ, और एक्स स्क्वायर की पावर कितना? R1। कोई दिक्कत नहीं। फिर इंटू है तीनों में, बीच में इंटू का साइन है, ठीक है ना। अगला क्या हो जाएगा? 7C/R2, एक्स क्यूब की पावर कितना? R2। अब 1 की पावर बोलना भूल जाओगे। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ गए ना, पहले दूसरे क्वेश्चन में तो फिर भी चलो ठीक है, अब तीसरे क्वेश्चन पे आ गए तो 1 की पावर बोलो ही मत, अब वो अंडरस्टूड है अपने आप। अगला कितना? 12C/R3, बोलो एक्स की पावर 4 की पावर कितना? R3। अब इसको थोड़ा जमा लो अच्छे से, है ना। तो जनरल टर्म क्या हो जाएगी फाइनली, बोलो 4C/R1 इंटू 7C/R2 इंटू 12C/R3, और एक्स की पावर बताओ सब में। 2R1 वेरी गुड, 2R1 प्लस 3R2 प्लस 4R3, बहुत बढ़िया, ठीक है। थोड़ा दिखने में टफ लग रहा है लेकिन मज़ा आएगा, बहुत अच्छा है, बहुत सही है, मतलब मज़ा आएगा इसमें। अब देखो आपको एक्स की पावर कितना चाहिए यहाँ पे? 11 चाहिए। तो यानी ये जो है 2R1 प्लस 3R2 प्लस 4R3 जो है ये 11 चाहिए अपने को एक्स की पावर में। तो केसेस बनाएंगे हम R1 R2 R3, यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे, मतलब 3 डब्बे बनेंगे अलग अलग, R1 की टेबल अलग, R2 की अलग और R3 की अलग, ठीक है। धीरे धीरे चलेंगे। देखो सबसे पहले 0 0 0 रखो, नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। 1 1 1 रखो, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 11 तक गाड़ी नहीं जा रही है। सुनना कितना कम पड़ रहा था? 2 कम पड़ रहा था। तो एक काम करें, इसको 2 1 1 रख दे। नहीं आया समझ में? अरे तुरंत क्लिक किया माइंड में कि ये 4 हो जाएगा और ये कितना जाएगा 3 और ये कितना जाएगा 4, तो टोटल कितना जाएगा 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11, तो 2 1 1 सबसे पहला आदमी मिल गया मेरे को, मिल गया। अब सोचो इसको हमने जब डबल किया तो मिला, अब इसको डबल करके देखते हैं। ये डबल करेंगे तो कितना जाएगा 6, और सुनना ये 6 हो गया और इनको 1 1 रख के देखो, 6 प्लस 4 कितना 10, 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, जो ज़्यादा हो रहा है। तो इसको डबल करने से कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, इसके डबल करने की करस्पॉन्डिंग अगर इधर आप मान लो ये कितना आ रहा है 6 आ रहा है, आपको कितना चाहिए 11 चाहिए, तो 5 कोई दे रहा है क्या इसमें से? कोई भी नहीं देगा, या तो 4 2 देगा या फिर 4 8 देगा, 5 कोई नहीं दे रहा है। नहीं यहाँ से मैंने 1 1 और 2 2 माइंड में रख के देखा है इन दोनों में, तो इसको डबल करने से कोई फायदा नहीं। तो इसको डबल करके देखते हैं, तो 4 2 जा कितना 8 8, और इसको 1 रखते हैं अगर, 8 प्लस 3 11, और इसको 0 रख दो, आएगा समझ में? तो सही बैठ गया है। ये कितना रखा 0, इसको रखा 1 और इसको रखा 2, चेक कर लो वापस। 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, कितना हो गया 11, 11 प्लस 0 11 हो गया, सही है। तो ये भी मामला बैठ गया, इसको डबल कर लिया, ये सब हो गया। अब बताओ अगला क्या सोचेंगे हम? इसको 3 बार रख के देखते हैं, इसको ट्रिपल करते हैं। 3 3 जा कितना 9, 9 में कितना ऐड हो रहा है? अगर इसको 1 रखते हैं तो 2, तो इन दोनों से काम बन रहा है, इसको 0 रख दो, तो ये हो जाएगा देखो 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, कोई दिक्कत। इसको भी 3 करके देख लो, 3 3 2 जा 6, और इनको अगर 1 1 रखते हो तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो है ना। 4 रखो, इसको 4 रखोगे तो कितना जाएगा 8, 8 में इसको 1 रख के 3 कर लो, तो 8 प्लस 3 11, और उसको 0 कर लो। चलो मामला बैठ रहा है 4 और ये कितना 1 और ये 0, और देखो आप रख सकते हो यहाँ पे R1 R2 R3 को 4 तक तो रख ही सकते हो आराम से, इसको कोई दर्द नहीं है R1 को 4 में, कोई दिक्कत नहीं। और कोई केस सोच पा रहे हैं हम लोग? 5 रख के देखें किसी को, 5 रखो, 5 2 10, 0 0 रखोगे तो मामला नहीं बैठेगा, 1 1 रखोगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, तो 5 का इन दोनों में तो और ज़्यादा मामला बिगड़ जाएगा। ये 15 ये 20 वैसे ही ज़्यादा हो रहा है 11, तो और कोई केस नहीं बन रहा है। अब सोच लो, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, सोच लो आराम से। अगर इसको आपने 3 तक तो रख ही दिया था, इसको 4 रखा तो ये 12 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। इसको आपने 1 2 तक रख ही दिया, इसको 3 रखोगे तो ये खुद ही 12 हो जाएगा। इसको आप कहाँ तक रख चुके हो 4 तक रख चुके हो, 5 रखोगे तो ये 10 हो जाएगा, लेकिन इसको चाहिए 1, तो 1 कोई नहीं दे पाएगा फिर। अगर इसको 6 रख दिया तो ये तो 12 ही हो जाएगा खुद ही,
अच्छा इसमें 3 रह गया, इसमें 3 रख के देखा था हमने, 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4, है ना, अपने को चाहिए कुछ अलग। तो इसके अलावा कोई केस नहीं बन रहा आई थिंक, ठीक है ना। अपने पास ऑप्शन लिखे हैं, अगर कुछ मामला गड़बड़ा रहा होता हम लोग वापस सोच लेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल इसको कैलकुलेट करते हैं, सुनना ध्यान से। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे R1 R2 R3 के पेयर यहाँ पे रखो, तो सुनना ध्यान से, आपको कोफिशिएंट ऑफ कितना चाहिए था, बोलो, x टू द पावर 11। तो क्या क्या मिलेगा, पहले ये रखवाओ यहाँ पे, 4c कितना 2, 4c2 7c1 12c1, 4c2 7c1 12c1, वेरी गुड। इधर r का कोई मामला है ही नहीं, बस बाकी तो सिंपल सी बात है, ठीक है। प्लस का साइन लगाया, अब देखो 4c0 7c1, 4c0 7c1 और 12c कितना 2, सही है क्या, इसके लिए हो गया, ये मामला हो गया, ये मामला हो गया, प्लस ये हो जाएगा, सॉरी 4c1 7c3 12c0, 4c1 7c3 12c0, वेरी गुड। लास्ट में कौन बचा है, 4c4 7c1, 4c4 7c1 और 12c0, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो, 4c2 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 कितना आ रहा है 6, इंटू ये कितना 7, इंटू ये कितना 12, आया समझ में, प्लस 4c0 तो 1 इंटू 7 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन 2 66 हो रहा है क्या, ठीक है। कैलकुलेशन मन में चल रही है अब, 4 ये जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5, देखो 4c1 कितना हो रहा है 4, 7c3 कितना हो रहा था, देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 6 से 6 कट गया 35 आया, वेरी गुड। और ये कितना हो जाएगा 12c0 1 हो गया, ठीक है ना। ब्रैकेट लगा के चलना है ना, ताकि कंफ्यूजन ना हो, ब्रैकेट लगा के चलो पूरा प्रॉपर। अच्छा बताओ, 4c4 1, 7c1 7, 12c0 1, कर ले इनको 8, आ जाओ। तो ये 7 6 जा कितना 42, 42 12 जा 42 12 जा, देखो 12 2 जा 24, कितना आ रहा है 504 आ रहा है क्या, चेक करो। अरे 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 कैलकुलेशन है यार, है ना। ये कितना हो रहा है 7 6 जा 42 का 2 लिखा, कैरी 4, हाँ एक ही बात है, 4 6 2 मैंने कर दिया इतनी देर में तो, ठीक है ना। मुझे पता है तुमको 11 से मल्टीप्लाई करना था, 11th वालों को भी आता है जो वीडियो देख रहे हैं, उनको मैंने जूम पे सिखाया था एक बार, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ये चेक कर लो एक बार, सही है ना ये, ठीक है। ये 5 4 जा 20, ये 140 हो रहा है, और ये कितना हो रहा है लास्ट में 7 हो रहा है, कर ले ऐड सबको। देखो यूनिट प्लेस वाले, 7 + 0 7, 7 + 2 9, 9 + 4 कितना 13 का 3 कैरी 1, बताओ 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 + 0 11 कैरी अगेन 1, 1 + 1 2, 2 + 4 6, 6 + 5 11, आ रहा है क्या 1 1 1 3 कहीं पे, ऑप्शन सी में आ रहा है, यानी कि हमारा मामला बिल्कुल करेक्ट बैठ गया था, कुछ और इसमें केस नहीं बनेंगे अब, ठीक है। कॉपी किया जाए इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन नहीं, अगले टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है ना। राइट डाउन द हेडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, हेडिंग लिखो, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, इसको इन शॉर्ट हम क्या बोलते हैं, एनजीटी, क्या बोलते हैं एनजीटी, ठीक है। करें बात, देखो नाम से पता चल रहा है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, टर्म की बात हो रही है, ठीक है ना। तो किसी भी बाइनोमियल एक्सपांशन में हमें ऐसी टर्म ढूंढना है जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हो, न्यूमेरिकली क्या हो ग्रेटेस्ट हो, यानी कि उसमें जो भी वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट सबसे हाईएस्ट हो। कोफिशिएंट बोले तो कंप्लीट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट की बात कर रहा हूँ मैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात नहीं कर रहा, कोफिशिएंट बोले तो कंप्लीट कोफिशिएंट, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस समझा देता हूँ, ये आया नहीं था उस समय क्लास में। जैसे कहीं पे लिखा है NCR x की पावर n - r a की पावर r, ठीक है। तो NCR तो हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है, और ये a की पावर r क्या होता है, नॉर्मल कोफिशिएंट होता है, जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी कांस्टेंट है ना वो भी, अरे है कि नहीं कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको तो आप बाइनोमियल कोफिशिएंट कहते हो, इसको कहते हो नॉर्मल कोफिशिएंट, मतलब सिंपल कोफिशिएंट है वो। तो जिस दिन मैं इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कंप्लीट कोफिशिएंट बन जाएगा, ठीक है। अब टर्मिनोलॉजी समझना, अगर आपको एग्जाम में पूछा गया कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ दिस, तो कोफिशिएंट का मतलब कंप्लीट कोफिशिएंट जिसमें ये भी और ये भी इंक्लूड है,
और अगर बोला है कि फाइंड बाइनोमियल कोएफिशिएंट तो सिर्फ इसकी बात कर रहा है वो, ए की पावर आर की बात नहीं कर रहा है। आएगा समझे, ठीक है ना। तो अब देखो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं, तो वो कब होगा ग्रेटेस्ट, जब ये और ये दोनों साथ होंगे तब। आया ना समझ में। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में एनजीटी का मतलब होता है, लिख लो एनजीटी, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म में लिखो ऐसी टर्म जिसमें हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्लस बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्लस मैं इसको नॉर्मल कोएफिशिएंट बोल दूं, नॉर्मल कोएफिशिएंट, यानी दोनों को मिला के हमें आंसर देना है। आया समझ में, यहाँ पे मैंने जैसे समझाया वैसा, ठीक है ना, दोनों को मिला के हम आंसर देंगे, ठीक है। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा सर कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सा है, कौन देगा, कितने नंबर पे खुलेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है वापस से आर निकालने का, ठीक है ना, आर निकालने का फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूले पे हम अप्रोच करेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा दूँ या प्रूफ बताऊँ उसका मैं? प्रूफ समझने का कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, जैसा आप बोलो। डायरेक्ट फॉर्मूला लिखें, ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम बचाते हैं। तो देखो इसमें आर निकालने का फॉर्मूला आता है मॉड आर इज लेस देन इक्वल टू n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड x अपॉन a। ये फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है। अब ये लेस देन इक्वल टू का एक अपना इंपॉर्टेंस है, क्या है इसका, एक अपना ही इंपॉर्टेंस है अलग। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, करें बात क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन, फाइंड एनजीटी, समझ जाओगे एनजीटी का मतलब, फाइंड एनजीटी इन, लिखो इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन द एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस रूट 2 की पावर में कितना 10, 2 प्लस रूट 2 की पावर 10, ठीक है। करे बात, देखो अच्छा यहाँ पे ये मॉड्यूलस क्यों लगाया पता है, इसमें मॉड्यूलस का भी एक रोल है अपना, क्योंकि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म चाहिए आपको, तो आप उसको निगेटिव नहीं होने देखो, निगेटिव नहीं होने देना है उसको, ठीक है ना, तभी इसलिए हमने यहाँ पे मॉड्यूलस लगाया। देखो एन तो पॉजिटिव ही होता है, एन तो पावर में पॉजिटिव ही होगा ना, और ये भी पॉजिटिव होंगे, और यहाँ पे हमने लगा दिया मॉड किया। अगर ब्रैकेट में अगर मान लो कोई नेगेटिव वेगेटिव कोई बैठा तो हम उसको मॉड के साथ लगाएंगे। अब ये एक्स कौन है, ये ए कौन है, ये, क्योंकि अभी तक हम एक्स प्लस ए की पावर एन पे ही काम कर रहे हैं और उसी पे आखिरी तक करेंगे। एक्स कौन होगा, जो आगे वाली टर्म होगी, ए कौन होगा, जो पीछे वाली टर्म होगी वो, ठीक है। तो अब हमें इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म फाइंड करना है, तो सुनना, हम पहले फाइंड करेंगे आर, क्या फाइंड करेंगे आर, तो सुनना आर इज इक्वल टू, सॉरी आर इज लेस देन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n+1 अपॉन, बोलो 1 प्लस मॉड x अपॉन a, ठीक है ना। यहाँ पे मॉड आर चाहो तो हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आर भी पॉजिटिव ही होता है हमारे पास, आर एनसीआर में एन और आर दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से मोड हटा दो, लेकिन यहाँ मोड लगाना जरूर। अब इसमें कंपैरिजन करो, बताओ एन कितना है यहाँ पे, इसमें एन 10 है, एक्स प्लस ए की पावर एन में एन कितना है 10, बताओ एक्स कितना है इसमें 2 और ए कितना है √2, वेरी गुड। अब देखो एक्स और ए दोनों पॉजिटिव है तो मोड हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर यहाँ 2 माइनस √2 होता तो मेरा ए माइनस का √2 होता, तब मैं मोड लेके चलता, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। देखो हो जाएगा आर इज लेस देन इक्वल टू, बताओ ऊपर n+1 बोले तो 10+1 अपॉन 1 प्लस मॉड में कितना x/a, तो जाएगा 2/√2, तो जाएगा आर इज लेस देन इक्वल टू 10+1 कितना 11 अपॉन 1 प्लस √2। अरे ये क्या कर दिया, क्या कर दिया है, अरे मैंने √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड मार दिया। देखो इधर 2/√2 में मैंने √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो देखो नीचे वाला √2 इंटू √2 कितना 2 से 2 गया, तो आप ऊपर में कितना बचा √2, लिख सकते हैं ना ऐसा, ठीक है, क्योंकि हमें डिवाइड लगाना है इसमें, ठीक है। तो जाएगा आर इज लेस देन इक्वल टू 11 अपॉन, बताओ √2 कितना होता है 1.414 अप्रोक्सीमेट, लिख लेना यहाँ पे साइड में अगर नहीं पता है तो, √2 इज अप्रोक्सीमेटली 1.4, ठीक है। √3 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 1.713, 7 तक चलेगा। √5 2.236 अप्रोक्सीमेटली, है ना, ये 3 वैल्यू तो पता होनी चाहिए, ठीक है, ये लिख लेना साइड में। अच्छा बताओ ये 1.4 है, उसमें 1 ऐड हो रहा है तो कितना अप्रोक्सीमेटली कितना जा रहा है 2.4 जा रहा है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये पॉइंट हटाया तो ऊपर 0 चला गया, 110 अपॉन 24, काटें इसको,
किससे कट रहा है? 55 जा और 2 से ही काटते हैं। हाँ, 2 5 जा 2 5 जा और नीचे 2 1 जा 2 2 जा, सही है क्या? 12 से इसको काटो डायरेक्टली, तो कितना आ रहा है? 12 4 जा, कितना बच रहा है? 48 है ना। 55 में से 48 गया तो कितना? 7 बच रहा है। तो पॉइंट लगाओगे तो 70 हो जाएगा। फिर आगे बताओ, 70 में 12 का डिवाइड लगाना है। 12 5 जा तक जाएंगे, 12 5 जा है ना, 12 5 जा, तो अप्रोक्सीमेटली ये 4.5 हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से r जो है वो 4.5 के बराबर या उससे छोटा है, उससे छोटा है, तो उससे जस्ट छोटा लेना है आपको। देखो 4.5 एग्जैक्टली तो आप ले नहीं पाओगे r, क्योंकि r हमेशा कैसा होता है? इंटीजर होता है। एनसीआर में r इंटीजर होता है, नहीं आया समझ में? मैंने आपको बकायदा लिखा है एनसीआर में n, r बिलोंग्स टू इंटीजर, तो वो भी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना, या नेचुरल नंबर बोलो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब 4.5 आप लोगे नहीं तो क्या लोगे फिर? r इज इक्वल टू 4 लेना पड़ेगा। इससे जस्ट छोटा कौन इंटीजर बैठ रहा है? 4, 3 भी नहीं, इसके पहले जस्ट 4 बैठ रहा है ना, तो 4 हो जाएगा। तो r इज इक्वल टू 4। अब अगर r इज इक्वल टू 4 आ गया तो आपकी कौन सी टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हो जाएगी? फिफ्थ टर्म या फोर्थ टर्म? फिफ्थ टर्म, क्योंकि आप tr+1 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं आप? आपका जनरल टर्म क्या है? tr+1, ठीक है ना। तो अगर r इज इक्वल टू 4 है, इट इम्प्लाइज फिफ्थ टर्म, या ब्रैकेट में लिख दूं t5 इज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इज एनजीटी। अच्छा, वो कई बार कैलकुलेट भी कराएगा, बताओ फिफ्थ टर्म क्या आएगी, वो कैलकुलेट करके बताओ। तो t5 कैलकुलेट कर लेते हैं, बताओ t5 क्या हो जाएगा? बोलो 10c4, 10c4 2 की पावर कितना? बोलो 6, और √2 के पावर कितना? 4। ये दिख रहा है इधर कैमरा में नीचे का? ओके, वेरी गुड। 10c4 को कैलकुलेट कर लेना, मैं इसको ऐसा ही लिख रहा हूँ। बताओ 2 की पावर 6, और ये 2 की पावर कितना है? 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर कितना है? देखो इधर 2 की पावर 1/2 की पावर 4, तो कितना जाएगा? 2 की पावर 2, ठीक है। और ये 2 की पावर 2, 2 की पावर 6 मिलकर ये कितना जाएगा? 2 की पावर 8। ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। कॉपी करो। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है, फाइंड द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 - 5x टू द पावर 15 इफ x इज इक्वल टू 1/5। करेंगे आप इसको? ट्राई करो, r निकालो। देखो इनिशियली r आपका इनइक्वलिटी के फॉर्म में आएगा ना, वहां तक पहुंच जाओ फिर बात करते हैं। इसमें x की पहले वैल्यू रख के बाद में सॉल्व करना। आप पहले फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला लगाते हुए x की वैल्यू रख देना उसी में। यही रखिए, हाँ, या ये इक्वेशन में रखिए, वो 5x ना ना, इधर देखो, आपने फॉर्मूला क्या लगाया? r इज लेस देन इक्वल टू n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड x/a। आप सुनो देन, r इज लेस देन इक्वल टू n कितना है? 15, तो 15 + 1 16 अपॉन 1 प्लस x की जगह क्या है? 3, x की जगह कितना है? 3, और a की जगह कितना है? माइनस का 5x है कि नहीं है? अब x की जगह यहाँ रख दो। हाँ, मामला गड़बड़ा जाएगा वरना। r is less than equal to 4। r इज लेस देन इक्वल टू 4 कितना आ रहा है? आ भी रहा है या ऐसे ही उल्लू बना रहा है? देखो इसमें x की जगह कितना रखूंगा मैं? उसने दिया है 1/5, तो जाएगा r इज लेस देन इक्वल टू 16 अपॉन 1 प्लस ये 3 अपॉन माइनस का 5x। x की जगह 1/5 रखोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, -1 बचेगा। मॉड से बाहर निकालोगे तो 1 बच जाएगा। सही है क्या? नहीं आया समझ में? आया ना? सिंपल है। अब देखो क्या करेंगे हम, r इज लेस देन इक्वल टू 16 अपॉन, देखो 1 प्लस ये 3/1 3 हो गया, 1 + 3 कितना? 4, तो r इज लेस देन इक्वल टू कितना? 4। अब यहाँ पे आपको एक बात गौर करने वाली ये है कि जब r पिछले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था तो वो लेस देन इक्वल टू 4.5 आ रहा था, और यहाँ पे r लेस देन इक्वल टू 4 आ रहा है। तो सुनना, जब भी r लेस देन इक्वल टू सामने इंटीजर हो, सामने क्या हो? इंटीजर वैल्यू हो, तो आपको उस इंटीजर को भी लेना है और उससे जस्ट पिछला वाला इंटीजर भी लेना है। नहीं आया समझ में? और वैसे भी आप समझ सकते हो
कि पावर ऊपर 15 है, जब पावर ओड होती है तो दो मिडिल टर्म आती है, और बीच में हमने एक टाइटल पढ़ा था मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट क्या होता है, ग्रेटेस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं वो भी एक अपना रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म डिफाइन करने में। तो यहाँ पे आप ध्यान रखो, मैं नोट करके लिखा दूंगा कि जब भी ऐसी इनइक्वलिटी में आर इंटीजर आ जाए सामने, तो इंटीजर आ जाए तो 4 को तो लेना ही है, इक्वलिटी का साइन है इसलिए, उससे एक कम इंटीजर भी लेना है, थर्ड को भी लेना है, मतलब 3 को भी लेना है। और अगर सामने इंटीजर के अलावा डेसिमल हो तो डेसिमल को नहीं लेना है, उससे जस्ट पिछला इंटीजर लेना है। आया समझ में? ठीक है ना। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू कितना लोगे आप, आर इज इक्वल टू 3 एंड 4। अब सुनो, अगर आर इज इक्वल टू 3 एंड 4 है तो कौन कौन सी टर्म ग्रेटेस्ट होगी, तो एन जी टी बराबर कौन, एन जी टी हो जाएगा T4 एंड T5। ठीक है। अब अगर कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी करो। देखो एनजीटी के जो पिछले दोनों क्वेश्चन है ना, उसमें जो बात हमको सीखने वाली है और समझने वाली है वो ये है, लिखो, नोट करके लिख लेना। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, जो हमने सीखा समझा उसी को मैं लिख रहा हूँ। इफ आर इज लेस देन इक्वल टू ए, वेयर ए इज इंटीजर, ए इज इंटीजर, देन टेक r इज इक्वल टू ए एंड r इज इक्वल टू a माइनस 1। बात सही है क्या? a को भी लेना है और उससे एक कम को भी लेना है, ठीक है ना, इंटीजर। सेकेंड, इफ r लेस देन इक्वल टू a, वेयर a इज व्हाट, डेसिमल, a इज व्हाट, डेसिमल। पॉइंट में आ गया ना अगर, तो आपको क्या करना है, देन टेक r इज इक्वल टू a माइनस 1 ओनली। ठीक है ना, a को नहीं लेना है, a माइनस 1 को लेना है। आ रही बात समझ में? इसको मैंने जनरलाइज फॉर्म में लिखा दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। क्वेश्चन है फाइंड एनजीटी इन, लिखो क्वेश्चन, फाइंड एनजीटी इन √3 1 प्लस 1 बाय √3 ब्रैकेट में उसकी होल पावर 20। क्या आप ट्राई करोगे इसको? बताओ पहली स्टेप क्या लिखोगे, मुझे बस इतना बता दो, पहली स्टेप बता दो बस। √3 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करना, इसका, पहले इसको रेशनलाइज कर लेते हैं अंदर। इसको, हाँ, √3 + 1/√3। ओके, फिर उससे √3 कैंसिल कर लेंगे। करके बताओ क्या बन रहा है, ट्राई करो करके बताओ। क्या आ रहा है? √3 + 1/20/√3 फिर 19 को कैसे अंदर ले जाओगे? नहीं होगा, वही ये वापस आ जाएगा। इस कहानी का जो मास्टर स्ट्रोक है ना, वो ये है कि आप इसको लिख सकते हो, सुनना ध्यान से, √3 की पावर 20 प्लस √3 की पावर 20 अपॉन √3 की होल पावर 20। क्या आप ऐसा लिख सकते हैं इसको? ठीक है ना। इसको जो फर्दर सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, देखो ये जाएगा √3 की पावर 20 प्लस √3 की पावर कितना, 90 की होल पावर कितना, 20। जो बाहर था उसको हम अंदर ले गए, एंड देन सॉल्व। अब ये x प्लस a की पावर n बन गया। बनाओ आगे का, r लेके आओ फटाफट। क्या आ रहा है, 12 आ रहा है क्या?
टफ है क्या? R is less than equals to 7.7. इसका तो 7.7 आ रहा है, उसका 12 आ गया। देखो इधर मैच करो, फॉर्मूला क्या होता है? आर इज लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन अपॉन वन प्लस मॉड कितना एक्स बाय ए। तो जगह आर इज लेस देन इक्वल टू एन प्लस वन दैट इज 21 अपॉन वन प्लस मॉड एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए, तो √3 हो जाएगा ये तो। सही है क्या? है ना, √3 की पावर 20 अपॉन √3 की पावर 19, तो √3 हो जाएगा। √3 कितना होता है? 1.7। तो ओवरऑल नीचे कितना हो गया? 2.7। तो आर इज लेस देन इक्वल टू 21 अपॉन 2.7। इसका पॉइंट हटा दो, ऊपर 0 लगा दो, ठीक है ना? 3 से कट, 3 7 जा 3 9 जा। हाँ, 3 7 जा 70 टाइम्स और 3 9 जा। अब इसको 9 से तो काटना ईजी है, तो 9 7 जा कितना? 63। सही है ना, उसके अप्रोक्सीमेट। फिर पॉइंट लगा दो, 0.5 ले लूँ क्या? अप्रोक्सीमेट जाना है हमको, तो वैसे ही डेसिमल में आ रहा है। 7.1 लो, 5 लो, 7 लो, कुछ भी लो, आ रहा है आपका। आर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। और अगर आर 7 आया तो कौन सी टर्म हो गई? एनजीटी हो जाएगी। कौन सी टर्म? 8th टर्म, T8, ठीक है ना? अब T8 को कैलकुलेट करना आपके हाथ में, कर लेना, कॉपी करो। देखो मुझे ये बताओ कि x प्लस ए की पावर n का एक्सपांशन जो होता है क्या होता है? NC0 x raised to n, NC0, बोलो NC0 x की पावर n a की पावर 0, NC1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1 से लेकर के कहाँ तक? NCR x raised to n minus r। डायरेक्ट बोला ना, NCn तक जाओ, a की पावर n तक, ठीक है ना? इसके अंदर मैंने आपसे पूछा था, बताया भी था आपको कि NC0, NC1, NC2, ये NCn तक, ये सब क्या है? दिस इज ऑल आर बाइनोमियल कोफिशिएंट। याद आया? ये सब क्या है? बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट की आप कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, ठीक है ना? ये इम्पोर्टेंस है, अपने आप में इम्पोर्टेंस रखते हैं। एनसीआर जो है ना, एनसीआर इतना जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगा, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ठीक से। तो लिखो हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। राइट डाउन द हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। लिख लिया? हो गया? अब मुझे ये बताओ, जब हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे तब बार बार रास्ते में ना 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन टकरा रहा था। याद आया? कल के दिन ही हमने पढ़ा था। तो वो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन, मैंने कहा भी था कि ये अपने आप में इम्पोर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन, सुनना क्या होता है? NC0, बोलो 1 की पावर इन दोनों का डिफरेंस, और x की पावर कितना? 0, तो वो तो दोनों 1 हो जाएंगे और ये खुद भी 1 हो जाएगा। तो इसको मैं चलो लिख देता हूँ, NC0 ही लिखा रहने देता। फिर अगला कौन आएगा? बोलो NC1, बोलो 1 की पावर दोनों का डिफरेंस, x की पावर 1, ठीक है ना? फिर कौन आएगा? NC2 x स्क्वायर। मैंने इसमें आपको खास बात ये सिखाई थी इसके दौरान कि जहाँ C में R जहाँ आता है ना, R जो आता है वही x की पावर में चढ़ता है, इसीलिए ये एक्सपांशन इंपॉर्टेंट रखता है थोड़ा सा, ठीक है ना? तो अब इसको आप स्मूथली NC3 x की पावर 3 एंड सो ऑन खोल सकते हो। NCn x की पावर n तक आपने इसको ओपन कर लिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब सुनना, इस एक्सपांशन में अगर मैं x की जगह 1 पुट कर देता हूँ, क्या पुट कर देता हूँ? x की जगह 1, तो सुनना 1 पुट करते ही ये एक्सपांशन देखो, यहाँ पे NC0 रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? NC1, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 से लेकर के NCn तक, यानी कि बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम दिखाई दे रहा है मुझे, राइट साइड दिखाई दे रहा है ना? और इधर भी 1 रखना पड़ेगा, तो 1 प्लस 1 कितना? 2, 2 की पावर n हो जाएगा। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट का जो सम होता है वो 2 की पावर n होता है। ये पहली प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक है? तो यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर 1 लिख दूं, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, ठीक है? ये आपका पहला पॉइंट है, प्रॉपर्टी नंबर 1। ये कब आता है? जब आप पुट करेंगे इसके अंदर x इज इक्वल टू 1। तो मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स करके लिख रहा हूँ, रिवर्स करके लिख दूँ। अच्छा, इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से सुनना, NC0 प्लस NC1
प्लस NC2 से लेकर के कहाँ तक, NCN तक, कितना हो जाएगा ये 2 की पावर n। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ज़्यादा यूज होने वाला। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ और करके C0 प्लस C1 प्लस C2 से लेकर के Cn तक, ये भी कितना हो जाएगा 2 की पावर n। ठीक है, एक ही बात है, NCR को आप CR भी लिख सकते हैं, याद आया? ठीक है ना। अब सुनना, इसी में पॉइंट नंबर टू देखो, अगर इसी एक्सपांशन में मैं x की जगह -1 पुट कर देता हूँ, क्या पुट कर देता हूँ, मैंने पुट किया x इक्वल टू -1। अब ध्यान से सुनना, जैसे मैं -1 पुट करूंगा, इधर जैसे -1 रखोगे तो 1 -1 कट जाएगा, 0 बच जाएगा, 0 की पावर कुछ भी हो 0। देखो इधर की तरफ NC0, यहाँ पे आपने रखा -1, तो -1 की पावर कितना 1, तो ये माइनस का NC1 हो जाएगा, NC0 माइनस NC1, और ये क्या हो जाएगा प्लस का या माइनस का, प्लस का, क्योंकि माइनस की पावर E1, तो ये प्लस का NC2, फिर ये माइनस का NC3। आ रहा है क्या समझ में? यानी अल्टरनेट साइन चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, अल्टरनेट साइन चल रहे कि नहीं चल रहे हैं? तो अल्टरनेट साइन का सम मतलब बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद अल्टरनेट साइन। क्लियर करता हूं वापस, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट विद अल्टरनेट साइन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर कितना आ रहा था 0। तो पॉइंट नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स विथ अल्टरनेट साइन कितना हो जाएगा, देखो ये हेडिंग होगी अपनी प्रॉपर्टी नंबर 2 में, ये हो जाएगा NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 एंड सो ऑन। बताओ सुनना, लास्ट आदमी क्या लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ लास्ट आदमी को -1 की पावर n NCN। हमें थोड़ी पता है आखिरी आदमी प्लस में खुलेगा कि माइनस में खुलेगा, तो मैंने -1 की पावर n लिख के झंझट ही खत्म कर दिया। अब डिपेंड करता है n कैसा है, n इवन है तो ये प्लस खुल जाएगा, n ऑड है तो ये माइनस खुल जाएगा, डिपेंड करेगा। इक्वल टू कितना 0, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब सुनना पॉइंट नंबर 3, इसको बॉक्स कर लेना, ठीक है ना, बॉक्स कर लेना इसको। सुनना ध्यान से, मैं इस रिजल्ट और इस रिजल्ट को यूज करूंगा, आप क्या करूंगा, यूज करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं सुनना यहां से देखूं, कहां से, यहां से, अगर इसको ऐड कर दिया तो क्या होगा, बोलो, इन दोनों का अगर ऐड कर दिया तो NC1 से NC1 कट जाएगा, है ना, यानी कि NC0 NC2 ये सब जुड़ेंगे दो बार, जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ तो सुनना ध्यान से, आपके पास 2 टाइम्स ऑफ क्या बचेगा, NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 एंड सो ऑन। सही है क्या, सही है ना? इक्वल टू, इधर भी तो जुड़ेगा, 2 की पावर n में 0 जोड़ा ना आपने, तो 2 की पावर n बना कि नहीं बना? तो सुनना यहाँ से NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 से लेकर के आखिरी आदमी हमें नहीं पता, वो होगा लेकिन इवन वाला ही होगा। तो देखना कितना आ रहा है ये, बोलो 2 की पावर n-1, क्योंकि ये 2 जाके डिवाइड में चला गया, और जैसे डिवाइड में जाएगा पावर जो है 1 कम हो जाएगी। आया समझ में? ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि नहीं है? अरे बोलो, है कि नहीं है? है ना। अब सुनना, एक और रिजल्ट, इसी के बिहाफ पे एक और रिजल्ट बताता हूँ। सुनना, क्या यहाँ से इस रिजल्ट्स में से मैं NC0 NC2 NC4 को एक तरफ एक ब्रैकेट में डाल दूँ, और ये जो बाकी के बचे हुए माइनस वाले, इनमें से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ और NC1 NC3 को अलग ब्रैकेट में डाल देता हूँ। नहीं आया समझ में? यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से, NC0 प्लस NC2 एंड सो ऑन, मैंने इन सबको अलग ब्रैकेट में डाल दिया। ये सब ओड प्लेस वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, और बाकी के जो इवन प्लेस वाले, जैसे सेकंड प्लेस पे ये है, फोर्थ प्लेस पे ये है, इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ सब में, क्योंकि सारे नेगेटिव है। तो अंदर क्या बचेगा, NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 एंड सो ऑन, और राइट साइड कितना है इसमें, वो तो 0 है। क्या ये माइनस का डब्बा उधर चला जाएगा, तो ये और ये आपस में इक्वल हो गए? अरे हुए कि नहीं हुए ना, ये और ये आपस में इक्वल हो गए। और अगर ये इक्वल हो गए तो जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो इसका भी आएगा, फिर तो आएगा कि नहीं आएगा? इसको मैं A लेट कर लेता हूँ, क्या लेट कर लेता हूँ, A, और इसको मैं B लेट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, इट इम्प्लाइज A इज इक्वल टू B। और अगर A इज इक्वल टू B हुआ तो जो A का, ये आपका A है, ये A लिखा है पूरा यहाँ पे, जो A का रिजल्ट है वो B का भी होगा। इट इम्प्लाइज एक नया रिजल्ट, और इसी के अंदर NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 एंड सो ऑन, कितना हो जाएगा बोलो, 2 की पावर n-1।
1। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको कॉपी करो यहाँ तक। करे बात। देखो 3 प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी नंबर 4। अच्छा मुझे उसके पहले वापस से ये बताओ कि यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² एंड सो ऑन अप टू NCn x टू द पावर n। ये क्या है? एक्स प्लस वन का 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर n। अरे 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n। क्या बोल रहे हो तुम लोग, उल्टा क्यों बोल रहे हो? 1 प्लस एक्स की पावर n और x प्लस 1 की पावर n दोनों के एक्सपांशन बहुत उल्टे खुलेंगे नहीं तो फिर इसी में फिर x की पावर बहुत अलग चलेगी। आ रहा है समझ में? क्या आ रहा है समझ में? ठीक है ना, x की पावर n से खुल जाएगा, नहीं तो फिर उल्टा खुल जाएगा, x की पावर उल्टी खुल जाएगी। सीधा सीधा चलो ना। आप ऐसा समझो कि 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है? NC0 प्लस NC1x, जहाँ यहाँ पे r है ना वही पावर में लिखा हुआ है। लेकिन ये कब होता है? जब x एक ही जगह पर हो। अगर ये उल्टा हो गया तो एक्सपांशन उल्टा होगा, ठीक है। और उल्टा होने के साथ साथ कुछ नई चीज़ें भी आएंगी जो वो रिमार्क्स में मैं बताऊंगा। वो रिमार्क्स इसी के करस्पॉन्डिंग है कि अगर आप मान लो गलती से उल्टा खोल दिया तो फिर क्या होगा सर? तब क्या होगा? वो चेंज आएगा कुछ, वो बताऊंगा मैं बाद में, ठीक है। अभी फिलहाल ये मैंने जानबूझ के उल्टा लिखा है, ठीक है। मतलब इसको इधर लिखना था पर मैंने जानबूझ के लिखा है। अब बताओ पॉइंट नंबर 4 पे हम अगर बात करें, इस एक्सपांशन का मैं क्या कर रहा हूँ पता है? डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन 0, ये तो कांस्टेंट है। इसका बोलो NC1, x का 1 हो गया ना, ये तो कांस्टेंट है। इसका कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ NC2। फिर अगला क्या क्या होगा? देखो 3 टाइम्स ऑफ, बोलो यहाँ पे कौन होगा? NC3x³, सही है क्या? 3 टाइम्स ऑफ NC, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी हमने, x आएगा यहाँ पे, वेरी गुड। x प्लस यहाँ पे कितना? 3 टाइम्स ऑफ NC3x² एंड सो ऑन। देखो आखिरी आदमी n टाइम्स ऑफ NCn x टू द पावर कितना? n-1 इक्वल टू, इधर भी करेंगे x की पावर n का n, x की पावर n-1। याद आया कुछ? हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। डिफरेंशिएशन करने के बाद इसमें पुट करो x इक्वल टू 1। क्या पुट करो? x इक्वल टू 1। तो 1 पुट करोगे तो इसमें कितना? देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा NC1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ NC2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ NC3। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? x की जगह सब जगह 1 रख दिया एंड सो ऑन अप टू n टाइम्स ऑफ NCn। ये कितना हो जाएगा? देखो इधर भी x की जगह 1 रखोगे तो जाएगा 2 की पावर n-1, n इंटू 2 की पावर n-1। तो एक ये भी रिजल्ट है अपने पास। आएगा समझ में? ठीक है। अब ये याद हो जाए तो अच्छा है, नहीं हो जाए तो फिर आपको ये लगा के आना चाहिए, डिफरेंशिएशन करके सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे इसी रिजल्ट में मैं कुछ चेंज करता हूँ। जैसे ये रिजल्ट कहाँ से शुरू हुआ? 1 इंटू NC1 से, 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू दिस, 3 इंटू दिस। आया समझ में? ठीक है। अगर गलती से किसी ने आपसे ऐसा पूछ लिया कि NC0 प्लस 1 इंटू NC1 प्लस 2 इंटू NC2 से लेकर के यहाँ तक इसका रिजल्ट बताओ, तो आप क्या करोगे? 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें NC0 भी ऐड कर दिया उसने, हाँ तो उसमें भी हम ऐड कर देंगे। अरे ये जो रिजल्ट है उसमें भी हम ऐड कर देंगे ना राइट साइड। और NC0 कितना होता है? 1। तो फिर हमारा रिजल्ट क्या होगा? n इंटू 2 की पावर n-1 प्लस 1। ऐसा, अब वो आपके ऊपर है ना, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अब बताओ इसी रिजल्ट में मैं, इसी रिजल्ट बोले तो ये जो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो ये बना ना, इसमें मैं x की जगह -1 पुट करता हूँ। क्या पुट करता हूँ? पुट x इक्वल टू -1। तो सुनना क्या बनेगा। अब देखो साइन अल्टरनेट हो जाएंगे, चेक करो। ये एज इट इज रहेगा, इसमें x की जगह -1 रखा तो माइनस का 2 NC2 हो जाएगा, और ये प्लस का 3 NC3, फिर माइनस का 4 NC4 एंड सो ऑन। आएगा समझ में? अल्टरनेट साइन हो जाएंगे। और इधर -1 रखोगे तो कितना? 0। आया समझ में? ठीक है। तो मैं लिख दूँ इसको NC1 माइनस का 2 NC2 प्लस का 3 NC3 एंड सो ऑन। बताओ आखिरी आदमी क्या लिखेंगे? -1 की पावर n, वेरी गुड। NCn इक्वल टू कितना? 0। सही है क्या? ठीक है। अगर n इवन हुआ तो यहाँ पे प्लस खुल जाएगा। क्या आएगा? n किधर? टर्म में n भी आएगा। अच्छा n टाइम्स ऑफ NCn, ओके। n टाइम्स ऑफ NCn इक्वल टू कितना? 0। कॉपी करो इन दोनों को। अब एक इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे, कॉपी करो। देखो प्रॉपर्टी नंबर 5,
ये इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। चलो अगेन मुझे ये बताओ कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 सॉरी NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर एंड सो ऑन NCn x टू द पावर n इक्वल टू क्या होगा बोलो। अरे 1 प्लस एक्स की पावर n। तुम लोग एकदम कंफ्यूज क्यों हो गए? अगर मैं उल्टा लिखना चालू करता तो तुम बकायदा बोलते, मैं इसको प्रॉपर लिखता तो। अब मैं उल्टा लिख रहा हूँ तो तुम कंफ्यूज हो रहे हो, क्या दिक्कत है? इसको इंटीग्रेट करो, क्या करो इसको इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 1, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करो इसको, है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम इसका। तो देखो NC0 का इंटीग्रेशन NC0x, इसका NC1 x स्क्वायर बाय 2, सही है क्या? फिर NC2 x क्यूब बाय 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक NCn x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 से 1। राइट साइड भी देखो इसका इंटीग्रेशन, बोलो 1 प्लस एक्स रेज टू n प्लस 1 अपॉन n। वेरी गुड, अपॉन n प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 तक, ठीक है ना। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दे क्या? ठीक है, देखो सबसे पहले 1 रखा पूरे में, तो 1 रखते कितना हो जाएगा? NC0 प्लस NC1, सही है क्या? NC1 बाय 2 प्लस NC2 बाय 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक? NCn अपॉन n प्लस 1। ये तो अपर लिमिट रखा। अब माइनस लगा के लोअर लिमिट रखोगे तो सब जीरो हो जाएंगे, क्योंकि x की जगह जीरो रखोगे तो सब जीरो। इक्वल टू, अब देखो राइट साइड अपर लिमिट रखो 1 प्लस एक्स की रखेंगे ना, एक्स की रखा 1 तो कितना जाएगा? 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लोअर लिमिट रखो माइनस लगा के, कितना? 1 की पावर n प्लस 1 दैट इज 1 अपॉन n प्लस 1। ये कितना जाएगा? 1 अपॉन n प्लस 1। इसको फाइनली एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो देखो कितना जाएगा? 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। कोई दिक्कत इसमें? तो ये भी एक रिजल्ट बन गया है, ठीक है। मैं इसलिए ये सब चीज़ें सिखा रहा हूँ पूरा इंटीग्रेट करके। देखो इंटीग्रेशन आप 12th में हो तो आपको आता है, लेकिन जो 11th में है उनको इंटीग्रेशन नहीं आता, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाइनोमियल चैप्टर ही ऐसा है कि अगर आप 11th में रह के सीखोगे ना तो आपको 60, 70, 80% तक समझ में आएगा। 20% कुछ हिस्सा इसका रह ही जाएगा हमेशा, तो टेंशन नहीं लेना। 12th में जब आओगे ना तब आपको ये सब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से ये करना डेफिनेटली गारंटेड आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसमें सुनना ध्यान से, इंटीग्रेशन तो मैंने किया था तो ये आया। अब इसी इंटीग्रेशन में सुनना ध्यान से, अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ इसको, इंटीग्रेट फ्रॉम -1 to 0, अगर मैं -1 से 0 इंटीग्रेट करता हूँ तो सुनना, यहाँ पे इसमें डायरेक्ट कर दें, जगह भी कम है यहाँ पे, -1 से 0 है ना, तो पहले अपर लिमिट रखो यहाँ पे, -1 यहाँ पे, 0 यहाँ पे, तो 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? फिर माइनस लगाया, अब आप रखोगे -1 पूरे में, तो -1 रखोगे तो ये माइनस का NC0, ये प्लस का NC1 बाय 2, सही है क्या? और ये माइनस का NC2 बाय 3 एंड सो ऑन। सुनना ध्यान से, ये क्या हो जाएगा? NCn -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन कितना? n प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू, इधर भी तो रखोगे -1 से 0, 0 रखोगे तो देखो यहाँ पे 0 का x की जगह तो 1 की पावर, ये तो 1 हो गया ना, 1 की पावर ये अपॉन ये, तो 1 अपॉन n प्लस 1 हुआ। फिर माइनस लगा के -1 रखा तो -1 रखते तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो तो फाइनली क्या बन रहा है? NC0 माइनस NC1 बाय 2 प्लस NC2 बाय 3 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक? -1 की पावर n प्लस 1 NCn अपॉन n प्लस 1, कितना हो जाएगा ये? 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। इसको आप C0 माइनस C1 बाय 2 प्लस C2 बाय 3 एंड सो ऑन भी बोल सकते हैं, ठीक है। n नहीं देगा वो, कॉपी करो। यहाँ पर n प्लस हो जाएगा, कहाँ पे? -1 यहाँ पे, हाँ, -1 n प्लस 2। n प्लस 2 क्यों होगा? ये -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो एक 1 है, 1 माइनस। ठीक है चलो कर देते हैं अब, ठीक है, कॉपी करो। देखो मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? 14C1 प्लस 14C2 प्लस 14C3 से लेकर के 14C14 तक आपको लिखा है वहाँ पे, और वैल्यू बताना है। क्या आंसर हो जाएगा? -1 2 रेज़ टू द पावर 14 माइनस 1। कैसे सोचा आपने? NC0 ले दिया यहाँ पर। हाँ देखो, हमने बाइनोमियल कोएफिशिएंट में पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है NC0 प्लस NC1
प्लस NC2 से लेकर के NCN तक क्या होता है 2 की पावर n, लेकिन NC0 इसमें मिसिंग है पहले वाले में। NC0 कितना होता है 1, बोले तो 14C0 1 हो जाएगा, तो उसको आप 2 की पावर n में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे राइट साइड ले जाके। नहीं आया समझ में? इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो ये जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 जैसा होगा ना ये। अगर ये 14C0 से 14C14 खुलता तो 2 की पावर n लिखते, ये नहीं लिखते। लेकिन 14C0 नहीं है जो कि 1 होता है, तो 1 को उधर जाके सब्ट्रैक्ट करा दो तो कितना जाएगा 2 की पावर 14 माइनस 2 की पावर 14 नहीं आता है हमको, सॉल्व नहीं करेंगे उसको, ठीक है। 2 की पावर 10 तक हमको आता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें। 14C0, 14C2, 14C4 से लेकर के 14C14 सबके बीच में प्लस का साइन है। 2 की पावर n माइनस 1, रिजल्ट नंबर 2, ठीक है ना। 2 की पावर n माइनस 1, पावर में ही माइनस 1 होता है इसमें, याद आया। a इक्वल टू b वाली फोटो। पॉइंट नंबर 2, इवन प्लेस वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम इक्वल होता है ऑड प्लेस वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट के सम के, और ये दोनों आपस में इक्वल होता है 2 की पावर n माइनस 1 के, ठीक है ना। तो ये कितना जाएगा 2 की पावर n की जगह कितना है इसमें 14, ये यहाँ पे n लिखा होता है NCR, याद आ रहा है n यहाँ पे लिखा है, तो 2 की पावर 14 माइनस 1 दैट इज कितना 13, ये आंसर आ जाएगा। सही है क्या, आसान है ना, आसान क्वेश्चन से चल रहा हूँ मैं। बताओ इसमें सेम ही होगा। सेम ही होगा क्या। ये आपकी बार ये जो है ये इवन प्लेस वाले टर्म लिखे हैं ना, इवन प्लेस पे खुलेंगे ना, ये सेकंड टर्म खुलेगी, ये फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म सॉरी एंड सो ऑन। इसका भी क्या हो जाएगा सेम रिजल्ट लगेगा 2 की पावर n माइनस 1, तो कितना जाएगा 2 की पावर 13। इसका बताओ, माइनस पहले कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा, अल्टरनेट साइन वाले आ जाएंगे, ठीक उनका है। 0 होता है। कहाँ से कहाँ तक जीरो होता है ये बताओ पहले, अल्टरनेट साइन -1 लेंगे x को, तो करके बताओ ये वाला, ट्राई करो। हाँ क्या इंटीग्रेशन थोड़ी है सर, इंटीग्रेशन की बात नहीं हो रही रख है, देते हैं वो। ना वो नहीं है, अरे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। देखो हमने रिजल्ट नंबर सेकंड है ना, अच्छा ये रिजल्ट नंबर थर्ड था शायद, है ना। रिजल्ट नंबर सेकंड पढ़ा है हमने कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम विद अल्टरनेट साइन क्या होता है 0 होता है। तो लेकिन अल्टरनेट साइन कब होते हैं, शुरुआत हमारी NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 एंड सो ऑन, ठीक है ना, वहाँ से शुरुआत होती है। लेकिन NC0 मिसिंग है इसमें, सिर्फ NC0 मिसिंग है। हाँ, तो हम एक काम करते हैं ना, NC0 मिसिंग है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं NC0, क्या लिख देते हैं NC0, बोले तो 14C0 लिख दिया, उधर ऐड कर देते 14C0। सुनना ध्यान से, 14C0 यहाँ पे ऐड किया तो यहीं पर ही मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 14C0, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो गया 0 हो गया, और वो वाला कितना हो गया -1, तो फाइनल आंसर क्या है -1। कोई दिक्कत इसमें, कॉपी किया जाए।